हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, इससे मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। बेहद ही आसान चैप्टर है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आसान, बहुत आसान है अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को सही तरीके से, सही अप्रोच से समझ लिया तो। और इम्पोर्टेंट भी है, इसके क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट भी आपके लिए है। तो चैप्टर को पूरा ध्यान से समझिएगा, एक बार में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ताकि आप इसे आराम से कर सकोगे। देखिए, 3 वर्ड है, 3 वर्ड से बना हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश, सेकंड है फ्लो, और थर्ड जो है वो स्टेटमेंट। समझिएगा, कैश का मतलब क्या है? कैश की डेफिनेशन दी गई है। कैश की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ और सिर्फ रोकड़ा नहीं है। उसके बाद में फ्लो, इस वर्ड का भी मीनिंग है। और स्टेटमेंट आपको पता ही है कि एक अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से वर्ड जो यूज किया गया है स्टेटमेंट। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम डेफिनेशन, फिर उसके बाद में वाई दिस कोलावेरी डी, क्यों बनाया जाता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसमें एक्टिविटी कौन कौन सी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बस इतना सा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन वाई से, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर क्यों बनाया जाता है। समझिएगा, बहुत सारी कंपनियां जो फाइनेंशियल जिनका ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो शो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कैश क्राइसिस से जो है वो कंपनियां खत्म हो जाती हैं। सर क्या बात करते हो, ऐसा थोड़ी होता है। छोटे एग्जांपल से भी समझाता हूँ और बड़े एग्जांपल से भी समझाता हूँ। आपने नाम सुन रखा होगा, एलईटीवी नाम का एक मोबाइल आता था कुछ टाइम पहले तक। लेइको कंपनी थी, ह्यूज प्रॉफिट था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और उन्होंने उस प्रॉफिट को जोश जोश में क्या किया, बहुत सारी जगह में इन्वेस्ट कर दिया। और उन्होंने जहाँ इन्वेस्ट किया वहां से उनको वापस रिटर्न है जो नहीं मिला। उनकी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट था, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं, बहुत ह्यूज प्रॉफिट। और वो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, एक्चुअल एक्सपेंस तो था नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट था। तो प्रॉफिट तो उनकी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा शो हो रहा था, लेकिन उन्होंने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया इलेक्ट्रिक कारों के अंदर, वो जो है वो उनकी सेल हुई नहीं, और उस वजह से वो क्या हो गए, कैश क्राइसिस के अंदर फंस गए। अब जिन्होंने उस कंपनी के शेयर ले रखे थे, पैसा लगा रखा था, अगर उसको आप उनको सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएनएल की पोजीशन बताओगे तो कंपनी की सिचुएशन जो बहुत अच्छी खासी दिखेगी। लेकिन रियल पिक्चर कब पता चलेगी, जब उन्हें कैश की पोजीशन भी साथ में पता चले। समझ पा रहे बात? या छोटे एग्जाम्पल पे आते हैं, लाइक ये कोरोना का टाइम रहा। उस कोरोना के टाइम के अंदर क्या रहा था कि भाई अभी सारे सारे जो है वो, जैसे एक सीए फॉर्म की बात करें तो सीए फॉर्म के अंदर बहुत सारे क्लाइंट है, उसका उसने काम किया है, सबका जीएसटीआर भरे हैं, सारे रिटर्न वगैरह फाइल किए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, ऑडिट वगैरह हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका पैसा जो है वो भी आया नहीं है। और पैसा भी मांग भी नहीं सकते, रीजन क्या है, क्योंकि भाई अब बिजनेस खुद बंद रहे, तो ऐसे में अगर हम फीस मांगे तो उनके लिए और ज़्यादा बर्डन वाली बात हो सकती है। तो ये जो है, ये सिचुएशन क्या हो गई, ऐसी सिचुएशन में क्या है, अगर उस सीए फर्म के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर प्रॉफिट कम है क्या? नहीं, प्रॉफिट अच्छा खासा है, क्योंकि उसने काम किया है और इनकम तो उसने अक्रू की है, इनकम अक्रू की है, लेकिन इनकम अभी तक रिसीव नहीं हुई। समझ पा रहे बात? तो इस वजह से ये जरूरी हो गया कि जो भी इन्वेस्टर है या जो भी स्टेक होल्डर है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की पोजीशन नहीं पता न चले, उनको साथ ही साथ कैश की पोजीशन भी पता चले। अब आपके दिमाग के अंदर एक बात आई होगी, जरूर से यही होगी कि सर अगर यही बात है तो हम क्या करते हैं, उसको कैश बुक भी दे देते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन्वेस्टर को साथ में कैश बुक भी दे देते हैं। देखिए, दो कारण है। सब पहले तो कैश बुक लेंदी होगी, कैश अकाउंट जो लेंदी होगा। दूसरा क्या होगा, वो आपका पर्पज सॉल्व नहीं कर पाएगा। समझिएगा, पैसा तो आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं, पैसा तो आप लोन लेके भी ला सकते हैं, पैसा तो आप एसेट सेल करके भी ला सकते हैं, पैसा आप बिजनेस जो वो बढ़ा के गुड्स को सेल करके भी ला सकते हैं। क्या तीनों पैसे लाना एक जैसा है क्या? नहीं। लोन का अगर पैसा आप लेके आए हो तो उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट भी देना और वापस भी चुकाना। अगर आपने एसेट सेल किए तो उस केस के अंदर आपकी क्या हो रही है, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी जो वो कम हो रही है। और ऑपरेटिंग है, अगर मतलब कि आप
ऑपरेट करके बिजनेस कर करके अगर पैसा लेके आ रहे हैं तो उस केस के अंदर वो पैसा जो वो ज़्यादा सही है। तो कैश बुक जो कि आपको पूरा का पूरा एक ही तरीके से बता रहा है कि भाई पैसा आया, समझ पा रहे बात, और पैसा गया, सिर्फ इतना बता रहा है। वो आपका पूरा पर्पज इन्वेस्टर का सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि पैसा आना या पैसा जाना से मतलब नहीं। जैसे समझिएगा, मेरे पास पैसा कैश पड़ा है, 20 लाख मेरे पास मान लीजिए कैश पड़ा है, जो देखेगा उसको क्या लगेगा कि भाई हाँ अच्छा खासा कमा रहा होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 20 लाख जो वो लोन लेके रख रखा है, तो क्या उस सिचुएशन के अंदर ये जो 20 लाख है ये मेरा है क्या? नहीं। लेकिन अभी भी मेरे पास पड़ा है क्या? हाँ पड़ा है, लेकिन मुझे इसको क्या करना होगा? चुकाना होगा। मेरी इसके साथ साथ क्या हुई है? लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो सिर्फ प्रॉफिट देख के हम ये जो है वो जज नहीं कर पाएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये लंबे टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, चाहे कंपनी हो चाहे कोई आदमी हो, दोनों के लिए कैश का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पैसा है तो उस केस के अंदर आप बाकी सारे काम कर सकते हैं। पैसा, देखिए बाकी आपको कोई और कुछ कहे, हो सकता है कोई कहे कि नहीं पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है ये कहने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी कहेगा कि नहीं पैसा कुछ भी नहीं है, तो उसकी बात का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ना उसकी कोई बात का कोई महत्व रखेगा। समझ पा रहे बात? माफ कौन कर सकता है? जिसके पास शक्ति हो वो माफ कर सकता है, जिसके पास शक्तियां ही नहीं है वो माफ कर सकता है क्या? नहीं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कौन बता सकता है? जिसके पास पैसा हो वो बता सकता है। तो जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखिए, कैश का मैनेजमेंट जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिएगा, जितना कमा सकते हो उतना कमाइएगा, क्योंकि आपको, आप जहां इन्वेस्ट करोगे वो आपके हिसाब से सही इन्वेस्ट करोगे। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप नेचर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रकृति के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, पौधे लगा सकते हो या कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको पैसा कमाने में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पैसा अच्छा खासा कमाइए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी कि भाई कैश जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिजनेस रन करेगा आगे या नहीं करेगा इस बात को डिसाइड करने के लिए। क्लियर है? तो इस वजह से इन्होंने क्या कहा, एक एस लाया गया, एस 3, और जिसने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर को दिए जाएंगे, जो स्टेक होल्डर को दिए जाएंगे, उसके अंदर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिया जाए। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट सबके लिए मैंडेटरी? नहीं, सबके लिए नहीं है। छोटे जो बिजनेस है उनको क्या किया गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया। बाकी जो बड़े बिजनेस है उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जो वो मैंडेटरी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर हम डेफिनेशन, और उसके बाद में वाई, और उसके बाद में एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। देखिए 3 वर्ड है। सबसे पहला कैश। तो पहली डेफिनेशन जो है वो किसके बारे में? कैश के बारे में। कैश का मतलब क्या है? कैश इंक्लूड कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। देखिए क्या कहा गया कि कैश का मतलब क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने कहा कैश इक्विवेलेंट मतलब, उन्होंने कहा कैश या कैश के जैसा का जैसा, कैश या कैश के जैसा का जैसा। हमने कहा कैश का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा एक तो रोकड़ा आपके हाथ में जो पड़ा है, एक डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास पड़ा है। हमने कहा डिमांड डिपॉजिट मतलब, उन्होंने कहा देखिए समझिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा डिमांड डिपॉजिट का मतलब कुछ इस तरीके से है कि आपने पैसा बैंक के अंदर जमा करवाया, आपके पास एटीएम है उसका, आप रात को 2 बजे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? विड्रॉ कर सकते हैं। सुबह को 4 बजे विड्रॉ कर सकते हैं क्या? विड्रॉ कर सकते हैं। सुबह 6 बजे आप शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर वहां से पेमेंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो वो क्या? डिमांड डिपॉजिट। जब आपने डिमांड किया तब पैसा वापस ले लिया। तो उन्होंने कहा या तो आपके पास कैश पड़ा है या आपका डिमांड डिपॉजिट है, तो वो भी एकदम कैश के जैसा ही है, या फिर वो क्या है? कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कैश के जैसा जैसा है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या का? शॉर्ट टर्म highly liquid investment that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Security with short term maturity period say 3 month or less from the date of acquisition. समझिएगा इन्होंने क्या कहा? हमने कहा एस 3 ने कहा कि या तो कैश या कैश के इक्विवेलेंट जो भी उसे हम कैश मानेंगे। हमने कहा कैश के इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट
जिसमें क्या है बहुत कम रिस्क है कि आपकी क्या होगी, उसकी वैल्यू जो वो चेंज होगी। समझिएगा, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्या वो कैश में माना जाएगा क्या? अगर गोल्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस केस के अंदर उसे कैश इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। जिसके अंदर बहुत कम रिस्क है कि उसकी वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, समझ पा रहे बात, तो उसे कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। और वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होना चाहिए, मतलब जब चाहे तब हम उसको सेल करके उससे कैश कन्वर्ट कर सके, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, कैश ही मानेंगे। तो कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकेंड वर्ड उन्होंने S3 में लिखा है कैश फ्लो। तो फ्लो का मतलब क्या है कि भाई समझिएगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन तभी आएगा जब कैश का क्या होगा, फ्लो होगा। हमने कहा फ्लो का मतलब, उन्होंने कहा फ्लो का मतलब या तो इनफ्लो या आउटफ्लो, मतलब या तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जा रहा है। हमने कहा हमने एक बिल्डिंग खरीदी, बदले में शेयर इश्यू कर दिए, कहाँ आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि कैश का फ्लो हुआ, हमने कहा नहीं, कैश का तो कुछ फ्लो नहीं हुआ, ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, क्यों, बिल्डिंग खरीदी बदले में शेयर दिए, तो कैश का तो कोई फ्लो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। हमने कहा क्यों, उन्होंने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आने के लिए कैश हो और कैश का फ्लो हो, मतलब कैश आए या जाए तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएगा। वाई वाई वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ए से इसके ऊपर कौन सा लगता है, 3 लगता है। कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो। और स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट फॉर्म में, अकाउंट फॉर्म में नहीं। ये तो बहुत आसान सी बात है, स्टेटमेंट वाली तो। अब देखिए, अब समझिएगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये जैसे एक आदमी है जिसने क्या किया, एक शॉप है जो ओपन की, इसने क्या किया, एक शॉप ओपन की। अब इसने पूरे साल बिजनेस किया और लास्ट में आके ये अपनी बीवी को बोला, क्या बोला बीवी को, कि इस साल मैंने 6 लाख रुपए कमाए। बीवी ने कहा कि 6 लाख रुपए अगर कमाए हैं तो 6 लाख रुपए मुझे पकड़ाओ, 6 लाख रुपए मुझे पकड़ाओ। उस केस के अंदर इसने कहा कि तुझे पता नहीं कि अकाउंटिंग जो अक्रूवल बेसिस होता है, तो 6 लाख नहीं, पैसा तो अभी कितना है, 4 लाख है जेब में, 2 लाख अभी आना बाकी है। इसने कहा कि तो फिर आप ये मत कहो 6 लाख कमाए, मैं तो वही कहूंगा जो रोकड़ के हिसाब से, तो रोकड़ा कितना है, 4 लाख, तो 4 लाख के हिसाब से इसने कहा 4 लाख जो वो रिसीव हुआ। अब इसको समझ आ गया कि भाई अल्टीमेटली प्रॉफिट से मतलब नहीं है, बीवी जो है वो कैश से खुश होगी। तो उसने क्या किया, आगे वाले साल फिर बिजनेस किया। इस साल 6 लाख का था, इस पहले साल 6 लाख कमाए, दूसरे साल इसने 7 लाख कमाए। लेकिन लास्ट के अंदर जब इसने जेब में कैलकुलेशन की पैसों की, तो उसको पता चला कि जेब के अंदर पैसा जो है वो कितना है, 4.5 लाख ही। कितना है, 4.5 लाख। तो इसने सोचा कि यार वापस घर पे जाऊंगा और बीवी को बताऊंगा कि मैंने 7 लाख कमाए, तो वो कहेगी कैश कितना, मैं कहूंगा 4.5 लाख, तो वो कहेगी कि तुमने 4.5 लाख ही कमाए। तो इसने क्या किया, लोन लिया, कितने का, 3 लाख का लोन लिया। या फिर यूँ समझिए, और खुश करना चाह रहा था बीवी को, तो इसने क्या कर दिया, 5 लाख का लोन ले लिया। अब ये 5 और 4.5 कितना हो गया, दूसरे साल ये जब घर पे जाएगा तो कितना लेके जाएगा, 5 4 9, 9.5 लाख। और बीवी को बताया कि 9.5 लाख का ये लो कैश पकड़ो। जैसे ही कैश पकड़ा है, बीवी खुश हो गई कि यार इस साल तो उन्होंने अच्छा खासा कमाया 9.5 लाख। लेकिन क्या एक्चुअल में ये कैश 9.5 लाख जो कमाया उससे ही कमाया है क्या, नहीं। मान लीजिए इससे नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, 8 लाख कमाए। लास्ट के अंदर जेब में कैलकुलेशन की और कैश फिर कम निकल गया। मान लीजिए कैश जो है वो इस बार निकला 5 लाख, 5 लाख। अब इन्होंने कहा कि यार ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, फिर बेबी के पास जाएंगे, पिछली बार 9.5 लाख के अंदर दिए थे, इस साल जो है वो उससे कम तो कैसे देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक कोई एसेट थी जिस मशीन से वो सारा काम करते थे, उस मशीन को सेल कर दिया और 5 लाख रुपए लेके आ गए।
और बीवी को जाके पकड़ा है 10 लाख रुपए। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो इन तीनों सिचुएशन के अंदर देखिए, यहाँ 4 लाख लेके आए, फिर 9.5 लाख लेके आए, फिर 10 लाख लेके आए। पैसा तो लेके ला रहा है, पैसा ला रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या ये बिजनेस लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव कर पाएगा क्या? ये बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएगा क्या? सर क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ इसने एसेट सेल किए, यहाँ इसने लोन लिया है, मतलब इस लाइबिलिटी को उसने भुगतान करना होगा इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ इसने जो एसेट सेल किए, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो वो क्या कम होगी क्या? भाई मशीन सेल कर दोगे तो कल को गुड्स कैसे बनाओगे, बेचोगे क्या? समझ पा रहे हो बात? तो ये जो बीवी है ये क्या है? शेयर होल्डर है। ये जो क्या है? शेयर होल्डर है। और ये क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्या? हो सकती है। तो क्या शेयर होल्डर को, क्या बीवी को पता होना चाहिए कि पैसा जो आया वो किस तरीके से आया? ये भी आना उसे जरूरी है क्या पता हो? हाँ जी सर, जरूरी है, उसे पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटी बांटी गई, 3 एक्टिविटी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कहाँ चली गई? और फाइनेंसिंग। ये 3 एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर है? ये 3 एक्टिविटी में इनको बाइफरगेट किया गया: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा ध्यान समझिए, देखो ये यहां से समझते हैं इसको पहले। अब हमने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो एसेट से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? एसेट से। हमने कहा एसेट मतलब, उन्होंने कहा कि जो आप एसेट नॉर्मली जानते हो ना, जिस एसेट को, उस एसेट से रिलेटेड। हमने कहा एसेट मतलब, तो उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म एसेट। नॉर्मली यहाँ पर कौन सी आएगी? लॉन्ग टर्म एसेट। एक सेकंड है ना, ये बीच में स्पेस नहीं रहा। लॉन्ग टर्म एसेट हमने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड कोई पैसा आ रहा है या कोई पैसा जा रहा है, कोई लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माना जाएगा। हमने कहा मतलब लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड पैसा कब आएगा, कब जाएगा? उन्होंने कहा कि एसेट परचेज करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। एसेट सेल करोगे तो पैसा आएगा। तो एसेट के सेल करने से जो पैसा आएगा वो किस में लिखा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एसेट परचेज करते वक्त जो पैसा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फिर सुनो, इससे रिलेटेड अगर कोई इनकम और एक्सपेंसेस भी है तो वो भी यहाँ आएंगे। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा जैसे आपने क्या किया, जैसे सपोज आपने क्या किया, आपके पास सरप्लस कैश पड़ा था और आपने क्या किया, वो किसी को उधार दे दिया, एडवांसेज आपके लिए एसेट हो गई। क्लियर है? अब उसके ऊपर क्या हो गया, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। उसके ऊपर क्या हो रहा है? आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो किसी लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड अगर कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, कोई रिसिप्ट वगैरह हो रही है, तो वो भी किस में होगी? इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाएगी। आपके पास पैसा था, आप एक्सेस पैसा था, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और वो जो शेयर खरीदे उससे आपको डिविडेंड मिला। तो जो शेयर खरीदे वो आपके लिए क्या था? एसेट थी, इन्वेस्टिंग था। तो उससे रिलेटेड होने वाली इनकम भी क्या होगी? इन्वेस्टिंग के अंदर आएगी। हमने कहा फिर फाइनेंसिंग के अंदर क्या आएगा? हमने पूछा कि फाइनेंसिंग के अंदर क्या आएगा, तो उन्होंने कहा फाइनेंसिंग के अंदर आएगा लाइबिलिटीज और कैपिटल से रिलेटेड। हमने कहा लाइबिलिटीज कौन सी, तो उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से रिलेटेड या कैपिटल से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो सारा का सारा आएगा या जाएगा, वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा जैसे आपने कैपिटल रेज की या लोन रेज किया, मतलब कहीं से लोन लेके आ गया, जैसे बैंक से लोन लिया, तो वो किस में आएगा? हमने कहा किस में आएगा? उन्होंने कहा फाइनेंसिंग में आएगा। हमने कहा ठीक है। कैपिटल इश्यू की, कैपिटल इश्यू की और उस पर क्या हो गया? कैपिटल जब इश्यू की तो उस केस के अंदर
तो कैपिटल इश्यू करोगे तो पैसा आएगा, तो क्या किया, कैपिटल रेज की और पैसा आया, तो किस में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। शेयर बायबैक किए तो पैसा जाएगा, क्लियर है, और वो किससे रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में। लोन था उसको रीपे किया, तो लोन क्या है, फाइनेंसिंग है, तो उस केस के अंदर उससे रिलेटेड जो है वो फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा सुनो सुनो एक बात और सुनो, हमने कहा सुना दो। उन्होंने कहा इससे रिलेटेड कोई इनकम और एक्सपेंस जो होगा ना वो भी यहीं पर आएगा। इनसे रिलेटेड अगर कोई इनकम और एक्सपेंस होगा तो वो भी यहाँ आएगा। हमने कहा जैसे, उन्होंने कहा जैसे आपने कैपिटल इश्यू की, उस कैपिटल पे कुछ दोगे क्या, हमने कहा हाँ देंगे सर, जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। उन्होंने कहा क्या दोगे, हमने कहा हम इसके ऊपर देंगे डिविडेंड, हम इसके ऊपर देंगे डिविडेंड। उन्होंने कहा हाँ बात सही है। तो उन्होंने कहा जो डिविडेंड दोगे वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। लोन लिया उस पर कुछ दोगे, हमने कहा देंगे, कि क्या दोगे, इंटरेस्ट देंगे। तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो दोगे वो भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग। मेन जो सोर्स है उससे रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंस है वो सारे उसी में जाएंगे। क्लियर, क्लियर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। शेयर इश्यू किए, इश्यू करते वक्त फ्लोटिंग चार्जेस लगे, जब शेयर इश्यू करते हैं फ्लोटिंग चार्जेस लगते हैं, तो शेयर इश्यू करना किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसका पेमेंट होगा तो वो भी किस में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है सर, ये भी अच्छे से समझ आएगा। ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्होंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो क्या, कोर बिजनेस एरिया, कोर बिजनेस एरिया, परचेज सेल अगर करते हो आप ऑफ गुड्स तो वो यहाँ आएगा। डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया, और उनसे रिलेटेड इनकम है, एक्सपेंस है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है बेचारा रेजिडरी एंट्री। रेजिडरी मतलब जो कहीं नहीं आता है, जो कहीं नहीं आता वो क्या होगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट है जैसे डीडीटी का, अभी हट चुका है। जो डीडीटी का कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, देखिए वो टैक्स किससे रिलेटेड है, डिविडेंड से रिलेटेड। डिविडेंड किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो भी फाइनेंसिंग के अंदर जाएगा। इनकम टैक्स है, क्या इनकम टैक्स पर्टिकुलरली किसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, नहीं। क्या वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, नहीं। क्या वो पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग से, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बाकी उससे भी रिलेटेड नहीं है। तो ये जो है इनकम टैक्स कहाँ जाएगा, अगर कोई ऐसा है जिसकी कोई जगह नहीं है, जिसकी कोई जगह नहीं है, बेचारा यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो ऐसे भटकते का सारा कौन है, बाबा श्याम, हमारा रेजिडरी एंट्री ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो है वो बचेगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ आई। हाँ जी सर समझ आई। लेकिन सर ये तीन एक्टिविटी में बांटा क्यों, उन्होंने कहा देखो इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो ज्यादा है, समझिएगा इन्वेस्टिंग के अंदर इनफ्लो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो कब होगा, एसेट सेल करने पे होगा। तो इन्वेस्टिंग में इनफ्लो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, कंपनी ने एसेट ज्यादा सेल की। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, कि कंपनी ने एसेट ज्यादा परचेज की। समझ पा रहे बात, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो कब होगा, एसेट से रिलेटेड होगा। फाइनेंसिंग के अंदर इनफ्लो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, कंपनी ने या तो लोन ज्यादा लिए या कैपिटल ज्यादा रेज किए इस साल। फाइनेंसिंग के अंदर आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने या तो कैपिटल को बायबैक किया, खत्म किए, या फिर उन्होंने लोन जो है वो रीपे किए। ऑपरेटिंग के अंदर इनफ्लो ज्यादा है इसका मतलब क्या है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, मतलब उन्होंने बिजनेस करके इस साल अच्छा खासा कैश जो वो इकट्ठा किया। अगर ऑपरेटिंग के अंदर आउटफ्लो ज्यादा मतलब बिजनेस में इस साल उन्होंने क्या किया, रनिंग के अंदर उनका आउटफ्लो ज्यादा हुआ, मतलब उनका कैश ज्यादा गया। क्लियर। तो ये जब आप तीन अलग अलग एक्टिविटी में दोगे उनका हिसाब से इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह, तो जो इन्वेस्टर है उसको ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा अच्छी, ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन जो बेहतर जानकारी उसको मिल पाएगी। तो उसके हिसाब से क्या किया गया, ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, इस तरीके से इसको क्या किया गया, अलग अलग किया गया। अब समझिएगा कैसे कैसे बनते हैं। तो दो मेथड बनाए गए, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। अब समझिएगा डायरेक्ट मेथड जो वो क्या होता है, वो बेचारा बहुत सीधा सा शरीफ सा मेथड है। ये क्या कहता है, वैसे ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप पहले ये लिखो फिर वो लिखो फिर वो लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उन्होंने लिखा जैसे इसके अंदर सेल ऑफ, या फिर सीधे लिखो
कैश सेल्स की, कैश सेल्स किया, इससे इतना पैसा रिसीव हुआ। उसके बाद में रिसिप्ट फ्रॉम डेटर कि डेटर से इतना पैसा रिसीव हुआ। फिर कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर। मतलब समझ पा रहे हो कि जो जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो सारे सारे यहाँ पर लिख रहे हो। ऑपरेटिंग इनकम रिसिप्ट, मतलब जो आपके बिजनेस के अंदर नॉर्मल जो इनकम है वो अगर कुछ रिसीव हुई है जैसे कमीशन वगैरह तो वो लिख दो। और अगर कोई आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड जो है वो है तो वो लिख दीजिए। ध्यान क्या रखिएगा, आपने यहाँ पर क्या लिखा गया है, जो रिसीव हुआ है और पेड है वो लिख रहे हैं। अक्रू कितना वो उससे मतलब नहीं है भाई, एक्सपेंस आपने किया 50,000 का और पेमेंट किया 40,000, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो सिंपैथी गेन सिंपैथी वाला नहीं है कि 50,000 का एक्सपेंस किया तो 50,000 लिखो, नहीं। ये कह रहा है कितना रोकड़ कितना गया 40,000, 40,000 लिखो। कैश कितना रिसीव और कितना पेड उसके हिसाब से लिखा जाएगा। समझ पा रहे बात, इसका अक्रूवल से कोनो नाता नहीं है, इसका अक्रूवल से कोनो नाता नहीं है, या इसको डायरेक्ट पे लिख देते हैं। ये अक्रूवल के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, ये कैश के हिसाब से कि कितना कैश आया कितना कैश गया। ये तो हो गया ऑपरेटिंग से। फिर वैसा वैसा इन्वेस्टिंग से, वैसा वैसा इन्वेस्टिंग से पूरा ही लिखते हैं ना। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये यहाँ पर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो लिख दिया। अब आपने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, अगर कोई लॉन्ग टर्म एसेट को सेल किया और पैसा रिसीव हुआ, या फिर परचेज किया लॉन्ग टर्म एसेट को, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। देखिए यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, रिसीव्ड और पेड जो है वो लिखा जाएगा। मतलब सर जैसे आपने क्या किया, एसेट जो थी वो कितने की थी, मान लीजिए वो एसेट जो थी वो 5 लाख की थी और आपने 4 लाख के अंदर सेल किया, तो इसको कोई मतलब नहीं कितने की बुक वैल्यू वगैरह थी, ये कह रहा कैश कितना है 4 लाख, तो 4 लाख लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद में इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंस या कोई इनकम है तो वो भी लिखेंगे। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस केस के अंदर मान लीजिए आपको कुछ डिविडेंड या कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो भी इसके अंदर आएगा। सर डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव मतलब देखिए आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, आपकी एसेट हो गई, उससे रिलेटेड कुछ रेवेन्यू रिसीव हुआ, मतलब शेयर में इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड रिसीव हो गया, या फिर अगर आपने किसी को उधार दिया तो उसके ऊपर ब्याज मिल गया तो वो किस में आएगा, वो भी उसके साथ ही चलेगा इन्वेस्टिंग के अंदर। क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर। इसको सुवाए वाले में कर देते हैं ना।
हम्म ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आ गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइनेंसिंग में क्या किया, जैसे आपने कैपिटल या फिर कैपिटल इश्यूड, कुछ भी हो सकता है आपका, इक्विटी हो सकता है, इक्विटी कैपिटल इश्यूड और प्रेफरेंस इश्यूड। तो क्या होगा, जब कैपिटल इश्यू करोगे तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, बाय बैक और रिडम्पशन। तो ये पैसा जाएगा। उसके बाद में बायबैक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को जब वापस खरीदते हो तो उसे बायबैक कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को जब वापस खत्म करते हो तो उसे रिडम्पशन कहते हैं। उसके बाद में डिबेंचर भी यही आएगा, इक्विटी प्रेफरेंस या डिबेंचर, डिबेंचर भी लिख देते हैं, ये भी यही आएगा सेम वैसा वैसा। या फिर आपने लोन रेज किया तो उस केस के अंदर ये वो यहाँ आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन जो भी, या फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, तो वो यहाँ आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन या कैपिटल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है या इनकम है वो भी यहाँ आएंगे। मतलब जैसे आपने डिविडेंड पेड, तो ये किससे रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा डिविडेंड पेड। और उसके अलावा जैसे आपका इंटरेस्ट पेड, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। इनसे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर से रिलेटेड अगर किसी एसेट को सेल करते वक्त अगर कोई टैक्स लगा तो वो इन्वेस्टिंग में आएगा। कोई कैपिटल को इश्यू करते वक्त या रीपेमेंट के वक्त कोई टैक्स लगा, या उसके एक्सपेंस वगैरह का पेमेंट करते वक्त कोई टैक्स लगा, तो उसमें जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। इसके अंदर एक चीज़ और लिख दीजिए आप, इनकम टैक्स पेड, जो इनकम टैक्स का पेमेंट होगा वो भी यहाँ लिखा जाए। क्लियर है, ये लिख दिया। उसके बाद में ये जो है होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड, तो ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इज इट ओके? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक ओके। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये सब करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड। ये पूरे पीरियड के मिला के इतना कैश फ्लो हुआ, इनफ्लो है या आउटफ्लो, जो भी नेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो और नेगेटिव है तो आउटफ्लो। समझ पा रहे बात? देखिए, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग से, ये हो गया इन्वेस्टिंग से, और ये हो गया फाइनेंसिंग से, और इन सब का टोटल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फॉर द पीरियड। इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस इतना सही है। समझ पा रहे बात? भाई साल पर के अंदर जैसे मान लो 50,000 है टोटल कैश इनफ्लो हुआ, शुरुआत में आपके पास 20,000 थे, तो लास्ट का बैलेंस कितना हो गया, 50 और 20 70,000। समझ पा रहे बात? डायरेक्ट मेथड के अंदर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती, बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सीधा डायरेक्ट हेडिंग टू हेडिंग जो वो देखना है। क्लियर?
अब यहाँ पर देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड, ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद में ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर? समझा दीजिए, ऐसी बात है तो देखिए इनडायरेक्ट मेथड क्या है सॉरी, ये चलता है आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल से। ये हो गया आपका, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल। ठीक है सर जी, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड पी&एल। ये इन्होंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज। भाई ये पुराना वाला मेथड से अभी अलाउ नहीं है, लेकिन अपन ये समझने के लिए पुराना वाला मेथड से ट्रेडिंग एंड पी&एल जो वो बना रहे, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू प्रॉफिट। उसके बाद में बाय, जैसे ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, और कुछ और इनकम लिख देते हैं, बाय ऑपरेटिंग कमीशन। उसके बाद में बाय, जैसे आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। उसके बाद में टू, जैसे आपका एक्सपेंस बोलो कुछ, टू स्टेशनरी, टू बैड डेट्स हो गया, टू डेप्रिसिएशन हो गया, टू इंटरेस्ट पेड हो गया। ठीक है सर, टू हाँ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, टू प्रोविजन और टैक्स हो गया, और उसके बाद में ये आपका आ गया टू नेट प्रॉफिट। और अगर और आगे जानना चाहोगे तो उस केस के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि पी&एल अप्रोप्रिएशन बना दो। तो वो कैसे कि ये हो गया सर बाय नेट प्रॉफिट, इतना नेट प्रॉफिट है हमारा, और इसको हमने ऐसे बांटा, इसमें से टू ये जनरल लेजर में ट्रांसफर किया, ये टू हमने किया कहाँ पे, प्रपोज डिविडेंड, ये हमने प्रपोज कर दिया प्रपोज डिविडेंड, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बन रहा है। सर कहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे, कहाँ ये ट्रेडिंग एंड पी&एल में चले गए? देखो इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि हेडिंग वाइज मत चलो, ये क्या कहता है कुछ जुगाड़ बैठाओ। ये क्या कहता है कुछ जुगाड़ बैठाओ, और उस जुगाड़ के हिसाब से आप क्या करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैलकुलेट करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सर मतलब चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सेम ही बनेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो जो वो डायरेक्ट के अंदर हेडिंग बाय हेडिंग लाइन बाय लाइन जो कैलकुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट के अंदर एक कुछ जुगाड़ बैठाते हैं। सर क्या जुगाड़ बैठाते हैं देखते हैं। देखो ये जो आपका ट्रेडिंग एंड पी&एल है, इसके अंदर सपोज यहाँ से अपन नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, क्लियर है? इस नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हुआ है, ये सारी चीजें लेस हुई है, ये सारी चीजें क्या हुई है लेस हुई है, और ये सारी चीजें क्या हुई है ऐड हुई है, क्लियर है? ये यहीं से ले लेते हैं, ये सारी चीजें ऐड हुई है और ये सारी चीजें जो वो लेस हुई है। हाँ सर, ये सारी चीजें लेस हुई है, तब जाके हमें ये टू नेट प्रॉफिट मिला है। ठीक है सर, अच्छी बात है, ये तो समझ है। अब इनमें से कुछ चीजें तो लेस होनी चाहिए थी, कुछ चीजें तो लेस होनी चाहिए थी, और कुछ चीजें लेस नहीं होनी चाहिए थी। सर मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ पा रहे बात? तो जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो तो लेस होने चाहिए थे, जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है वो तो लेस होने चाहिए थे, लेकिन ट्रेडिंग एंड पी&एल ने तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसने तो ऑपरेटिंग वाले भी लेस किए ऐड किए, फाइनेंसिंग वाले भी ऐड किए लेस किए, और इन्वेस्टिंग वाले भी ऐड किए लेस किए। अब कोई चीज
जो लेस नहीं करनी चाहिए थी और लेस कर दिया, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? सर कोई चीज लेस नहीं करनी चाहिए थी और लेस हो गई, तो हमारे पास ऑप्शन ये रहता है कि हम उसे क्या कर दें, वापस ऐड कर दें। हम उसे क्या कर दें, वापस ऐड कर। सर क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी चीजें लेस नहीं होनी चाहिए? देखो, अगर हम शुरुआत से बात करें तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स तो एक बार समझने के लिए समझ लीजिए, इसको हम ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोविजन हमेशा देखो टैक्स के अंदर वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला लफड़ा चलता है, तो पेमेंट एडवांस टैक्स के हिसाब से पेमेंट होता है, तो हमेशा पेमेंट अलग होगा और प्रोविजन जो वो अलग बनेगा। प्रोविजन तो इस साल के हिसाब से बनेगा, लेकिन पेमेंट जो अपफ्रंट किया जाता है, तो पहले तो इसको तो एक ऐड करना है। इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि इसको एक बार साइड कर देते हैं। देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट को सेल किया और उसके ऊपर कुछ लॉस हुआ, क्या ये लेस होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? क्यों सर, ये क्यों लेस नहीं होना चाहिए था? देखिए ये किससे रिलेटेड है? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट किससे रिलेटेड है? सर ये रिलेटेड है असेट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। क्या लेस होना चाहिए था? क्या नहीं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है सर? इंटरेस्ट पेड रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग होता है, क्योंकि रिसीव होता है मतलब हमने कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया तो रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग हुआ। पे किया मतलब हमने लोन लिया, लोन लिया मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कि फाइनेंसिंग। सर ये तो फाइनेंसिंग है, ये तो फाइनेंसिंग है, ये भी लेस नहीं होना चाहिए था। डेप्रिसिएशन, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, डेप्रिसिएशन ये क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट से भी रिलेटेड है, वैसे तो उस हिसाब से तो चलो एक बार इसको छोड़ो, लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या कैश का आउटफ्लो होगा? क्या कभी नहीं, कैश का आउटफ्लो कभी भी नहीं होगा। और आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये भी क्या हो रखा है? लेस हो रखा है। क्या लेस होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? उसके बाद में समझिएगा दो चीजें हटाई आपने, एक तो कौन सी? जो नॉन ऑपरेटिंग है, और एक जो नॉन कैश है। नॉन कैश क्यों हटाई? क्योंकि आपको चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो नॉन कैश वाले आइटम है उनको भी हटा रहे हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग वाले उनको भी हटा रहे हैं। बेडेट्स सही लेस हुआ है क्या? हाँ, बेडेट्स तो सर बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेशनरी बिजनेस से रिलेटेड है, कोर बिजनेस एरिया के अंदर ही आती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात। डिविडेंड रिसीव्ड, सर डिविडेंड रिसीव्ड मतलब हमने कहीं इन्वेस्ट किया, शेयर खरीदे, वहां से डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो इन्वेस्टिंग। तो सर ये तो इन्वेस्टिंग है, ये तो इन्वेस्टिंग है, तो इन्वेस्टिंग तो क्या ऐड होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था? ऑपरेटिंग कमीशन है, ऑपरेटिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ट्रेडिंग के अंदर तो कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम वैसे ही होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखो आप क्या करो, सबसे पहले लो ध्यान समझिए, बहुत आसान सही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब शुरुआत कहाँ से करोगे? हमेशा ही कहाँ से करनी चाहिए? कैश फ्लो, सॉरी 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 सॉरी, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन ऑफ टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन ऑफ टैक्स, अगर ये नहीं दे रखा है तो आप क्या कर दीजिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्लस कर दीजिए प्रोविजन फॉर टैक्स। मतलब जैसे आपको लिखा गया है कि नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा गया 5 लाख, इसका मतलब तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो वो लेस हो चुका है, तो उस केस के अंदर जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स जो वो 1 लाख है, तो इसे वापस क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्यों सर इसको प्रोविजन को हमेशा क्यों लेस कर ऐड क्यों कर देंगे वापस? रीजन ये, क्योंकि टैक्स का पेमेंट हमेशा ही अलग होगा, तो जो टैक्स का एक्चुअल पेमेंट होगा वो सबसे लास्ट में हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ पा रहे बात? क्लियर है? तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो वो वापस अपने को ऐड करना है। अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है, ये भी लिख ही दीजिए, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा है इसका मतलब क्या? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्यों नॉर्मली नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? पीएनएल का लास्ट बैलेंस, और पीएनएल का लास्ट बैलेंस मतलब नेट प्रॉफिट उसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। ठीक है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन ऑफ टैक्स अपन ने लिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे? जो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और जो जो नॉन कैश आइटम है उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड क्या कर देंगे? देखिए ध्यान समझिए,
ये डेप्रिसिएशन लेस हुआ है, इंटरेस्ट पेड लेस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो वो लेस हुआ, तभी जाके नेट प्रॉफिट आया। क्या ये लेस होने चाहिए थे? क्या नहीं होने चाहिए थे, फिर भी लेस हो गए, तो अब इनका क्या एडजस्टमेंट करें? तो इन्होंने कहा कि लेस नहीं होना चाहिए था और फिर भी लेस हो गए, तो उसको वापस हटाने के लिए क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, ऐड किया नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस और लॉसेज जो भी है वो आपने ऐड कर दिया। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, आपका हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये तीन ही थे। अब इसमें से लेस क्या करेंगे? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम और गेन ऐड हो चुका है तो उसे वापस लेस कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पर एक ही एग्जांपल था, कौन सा था? डिविडेंड डिस। अब देखिए ये इतना करने से हुआ क्या, इतना करने से क्या हुआ, इतना करने से ये हुआ कि अब आपका जो ये ट्रेडिंग एंड पीनल में जो ऐड हो रखे ग्रॉस प्रॉफिट में और जो लेस हो रखे हैं वो सारे के सारे कौन से, वो ऑपरेटिंग आइटम है और वो सारे के सारे कैश आइटम है। उनमें दो चीजें हो गई कि एक तो वो ऑपरेटिंग आइटम है और एक वो कैश आइटम है। लेकिन अब आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन, एक दिमाग के अंदर आ रहा होगा, अगर बत्ती जल रही है तो उस केस के अंदर, जैसे सेल लिखा है 4 लाख, तो सर 4 लाख की अगर सेल लिखी है तो क्या जरूरी है कि 4 लाख ही रिसीव हुए होंगे? हो सकता है 4 लाख की जगह 350 ही रिसीव हुए हो, या हो सकता है 420 भी रिसीव हो। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों हो सकता है 4 की जगह 350 हो? उन्होंने कहा कि भाई साहब सिर्फ सेल्स जो वो कैश में नहीं होती, क्रेडिट भी होती है। हाँ बात तो सही है, तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। और तो और सर सुनो सुनो, अभी अभी आप सुनो, ये आपने स्टेशनरी में जैसे यहाँ 10,000 लिखा है, तो जरूरी है क्या कि 10,000 जो है वो 10,000 ही आपने पेमेंट किया हो सकता है कि आपने पेमेंट 12,000 किया हो सकता है 8,000। 12,000 क्यों? प्रीपेड भी तो होते हैं। 8,000 क्यों? आउटस्टैंडिंग भी तो होते हैं, आपने खर्चा कर दिया पेमेंट नहीं किया। बात तो सही है, तो इनका क्या एडजस्टमेंट करें? तो इनका क्या एडजस्टमेंट करें? कुछ भी नहीं है सर, आओ इधर आओ हम समझाते हैं आपको। हाँ जी बताओ। तो इन्होंने कहा जैसे एक बैलेंस देखो आपका कैश के सॉरी सेल्स के अंदर जैसे आपका ज़्यादा या कम होगा, समझिएगा अगर सेल्स के अंदर पैसा ज़्यादा रिसीव होगा या कम रिसीव होगा वो डेटर डिसाइड करेगा। हमने कहा तो उन्होंने कहा जैसे देखो डेटर का शुरू में लिखा है टू बैलेंस बीडी 50,000 है। अगर इस साल मान लो आपने सेल्स की 3 लाख की और लास्ट का बैलेंस जो वो बाय बैलेंस सीडी आपका अगर 1 लाख है, तो इस केस के मतलब क्या हुआ कि ये कितना हो गया 350 मतलब आपका 2.5 लाख रिसीव हुआ बाय कैश 2.5 लाख। लेकिन यहाँ पर ऐड कितना हो रखा है 3 लाख, यहाँ पर ऐड कितना हो रहा है ये 3 लाख है तो कितना हो गया 3 लाख ऐड, जितने की सेल की उतना रिसीव हो ऐड हो रखा है। तो हमने कहा अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें? तो इन्होंने कहा देखो इन बाकी सबको तो छोड़ो, इन बाकी सबको तो छोड़ो, आप सीधा डेटर का बैलेंस देखो। डेटर का बैलेंस शुरू में 50,000 और लास्ट के अंदर 1 लाख है, इसका मतलब क्या हुआ समझे सर आप? नहीं यार मैं नहीं समझा क्या हुआ इसका मतलब। इन्होंने कहा देखो डेटर का बैलेंस शुरू में 50,000 मतलब क्या, आप लोगों से 50,000 रुपये साल के शुरुआत में मांग रहे थे, ईयर एंड पे आप लोगों से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। साल के शुरुआत में 50,000 बैलेंस है, मतलब साल के शुरुआत में आप लोगों से 50,000 रुपये मांग रहे थे, साल के लास्ट में बैलेंस 1 लाख है, मतलब साल के लास्ट में आप लोगों से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। वाह यार सही बात बता रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर साल की शुरुआत में 50,000 मांग रहे थे और लास्ट के अंदर 1 लाख मांग रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने इस साल 50,000 रुपये उनको दिए होंगे, 50,000 रुपये का आउटफ्लो हुआ होगा। मतलब सर आप किसी से 50,000 मांग रहे थे साल की शुरुआत में, लास्ट में मांग रहे हैं 1 लाख, इसका मतलब क्या इस साल आपने 50,000 रुपये क्या किए होंगे और उधार दिए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा आउटफ्लो हुआ होगा। तो इन्होंने क्या कहा लेस कर दो इंक्रीज इन
ऑपरेटिंग करंट एसेट। अगर कोई ऑपरेटिंग करंट एसेट है मतलब उन्होंने कहा जैसा डेट है वैसा वैसा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, उसमें भी अगर है तो ये सेम का सेम ट्रीटमेंट करेंगे। हमने कहा अगर साल के लास्ट के अंदर क्रेडिटर 25,000 हो जाए तो क्या, साल के लास्ट में क्रेडिटर 25,000 हो जाए तो उस केस के अंदर क्या, तो उन्होंने कहा कि 25,000 अगर हो जाते हैं इसका मतलब साल की शुरुआत में आप 50,000 मांग रहे थे लोगों से, एंड में 25,000 मांग रहे हैं, इसका मतलब इस साल 25,000 आपका रिसिप्ट हो गई है, तो उस केस के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, आपका इनफ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग हो और करंट हो इनके अंदर डिक्रीज जो है वो करना। तो ऑपरेटिंग करंट एसेट डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह हो गया, ये जो है इनके अंदर इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और डिक्रीज होगा तो ऐड कर देंगे। हमने कहा ये तो आपने बताया डेटर के बारे में, ये तो आपने बताया डेटर के बारे में, बहुत अच्छा लगा सुन के, समझ के अच्छा लगा, हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ना आप हमें थोड़ा सा उसका भी बता दो, किसका, क्रेडिटर का। तो उन्होंने कहा देखो क्रेडिटर ये हो गया बाय बैलेंस बीडी, हमने कहा ठीक है, मान लो साल के शुरुआत में 50,000 था और लास्ट के अंदर टू बैलेंस सी डी 1 लाख है। इसका मतलब क्या हुआ कि साल के शुरुआत में लोग आपसे 50,000 मांग रहे थे, ईयर एंड पे आपसे लोग 1 लाख मांग रहे हैं, इसका मतलब क्या, आपने इस साल 50,000 रुपये और उधार लिए मतलब आपके पास आए, तो ये क्या इनफ्लो है। तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। और अगर साल के शुरुआत में 50,000 थे और लास्ट में 25,000 हो गए, मतलब साल के शुरुआत में आपसे लोग 50,000 मांग रहे थे, एंड में अब 25,000 ही मांग रहे हैं, इसका मतलब 25,000 का आपने भुगतान कर दिया तो 25,000 का आउटफ्लो हुआ है, तो लेस डिक्रीज इन करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। और लास्ट में उन्होंने कहा कि इसमें से लेस कर दो इनकम टैक्स पेड, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इतने सी तो बात है। सर क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो वही आएगा जो डायरेक्ट सेम आएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपने एक्चुअल में लास्ट में जो भी इनकम टैक्स पे किया वो लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोविजन जो उससे पहले का लिया, एक्चुअल जितना यहाँ पर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो एक्चुअल से मतलब है कितना पैसा गया, तो उतना आपने क्या कर दिया, ये लेस कर दिया। क्लियर है सर। तो आपने ये पी&एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया, अगर नेट प्रॉफिट आपको ना दिया हो तो आप पी&एल अप्रोप्रिएशन बना दीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये 5 लाख था, इसमें से 3 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए और 2 लाख का प्रपोज डिविडेंड किया। अब अगर ये 5 लाख नहीं दिए हो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन 3 और इन 2 को जोड़ के भी ला सकते हो। तो ये कभी कभी इस तरीके से भी करते हैं। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो बनेगा। सर एक बार अगर आप 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करवा दें तो मजा आ जाएगा। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, कैश, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश का मतलब कैश और डिमांड डिपॉजिट, कैश इक्विवेलेंट मतलब जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो, नॉन वैल्यू हो, और जो रेडिली कन्वर्टेबल हो। जनरली 3 महीने के अंदर माना जाता है कि अगर वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है तो उसे कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। दूसरा फ्लो होना चाहिए, इनफ्लो या आउटफ्लो। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो वो 3 एक्टिविटी में बांटता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड परचेज, उससे रिलेटेड सेल्स, उससे रिलेटेड इनकम, उससे रिलेटेड एक्सपेंस। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या कैपिटल, उससे रिलेटेड रेज किया, उससे रिलेटेड रीपे किया, और उससे रिलेटेड कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है, तो वो फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। ऑपरेटिंग जो आपका कोर बिजनेस एरिया है, परचेज सेल, गुड्स से रिलेटेड, डेट से पैसा रिसीव हुआ, क्रेडिटर को पेमेंट किया, जो इनकम और एक्सपेंस जो आपके ऑपरेटिंग नॉर्मली बिजनेस के अंदर होते हैं वो सारे सारे ऑपरेटिंग के अंदर आएंगे। 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो वो लाइन बाय लाइन चलता है, उसमें बनेगा ऑपरेटिंग के अंदर कैश सेल्स कितना हुआ, डेट से कितना रिसीव हुआ, कैश परचेज कितना किया, क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया, कोई ऑपरेटिंग इनकम से कितना रिसीव हुआ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कितना पेमेंट किया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा,
लाइबिलिटी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, और ऑपरेटिंग के अंदर जो कोर बिजनेस एरिया उससे रिलेटेड कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। इनडायरेक्ट मेथड, उसके अंदर बस ऑपरेटिंग के अंदर क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, उसके अंदर जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम उनको वापस एडजस्ट करें। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग कैश या नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस जो वो लेस हो रखे हैं तो उनको वापस ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम अगर ऐड हो रखी है तो उसको वापस लेस कर देंगे। फिर उसके बाद में करंट ऑपरेटिंग एसेट के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सर इसके अंदर एक प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, आपने अभी बताया, जैसे डेटर के अंदर तो वो भी आएगा ना, जैसे भाई बेडर्स हो गया तो उसका तो आपने एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो भाई बेडर्स होगा तो उस केस के अंदर बेडर्स तो पीएनएल के अंदर लिखा जाएगा ना, यहाँ बेडर्स तो पीएनएल के अंदर लिखा जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये लेस हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैलेंस देखें। सर वापस बता दीजिए, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ले लिया, अगर आफ्टर टैक्सेशन है तो उसका प्रोविजन जो ऐड करके बिफोर टैक्स बना दीजिए, उसके अंदर नॉन कैश नॉन एक्सपेंस जो भी है उनको ऐड कर दीजिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको लेस कर दीजिए, उसके बाद में ऑपरेटिंग करंट ऑपरेटिंग एसेट के अंदर इंक्रीज है तो वो लेस कर दीजिए, करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी एसेट के अंदर डिक्रीज है तो वो ऐड कर दीजिए, और करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी है उसके अंदर इंक्रीज है तो ऐड कर दीजिए, करंट ऑपरेटिंग लाइबिलिटी उसके अंदर डिक्रीज है तो लेस कर दीजिए। मतलब लाइबिलिटी में इंक्रीज है तो ऐड, डिक्रीज है तो लेस, एसेट के अंदर इंक्रीज है तो लेस और डिक्रीज है तो ऐड, उल्टा चलेगा उसके अंदर, बस ये बात है। और इस तरीके से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका तैयार हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सेशन कैसे लगे वो ज़रूर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथियों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। आप ऐप के ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स जो वो अवेलेबल होंगे, ये नोट्स जो है क्लास नोट्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। उसके अलावा आपको जो MCQ वगैरह है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो भी आपको आपके लिए प्रोवाइड किए गए, कंपाइल नोट्स जो प्रोवाइड किए गए, तो आप वन एग्जाम ऐप जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लासेस कब होगी उसका अपडेट जो वो आपको मिलेगा। क्लासेज लाइव स्ट्रीम जो वो फ्री रहती है, उसके बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपके ऊपर अवेलेबल रहते हैं, नॉमिनल चार्जेस के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। वन एग्जाम ऐप है जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स जो वहाँ पर अवेलेबल है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथियों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।